चलो, तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बेसिकली हम तीन तरीकों से निकालेंगे। सबसे पहला तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पे ये मेरे पास में प्लेन है, इस प्लेन की कहां से, ओरिजिन से जो दूरी है वो मेरे को दी होगी, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका जो यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन कोसाइन, और एन वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियोज, ये दिया होगा। तो इस केस में हमको क्या निकालना है, इस प्लेन की इक्वेशन। फिर ये वाला कल हम डिस्कस कर चुके थे, अब हम सेकंड वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सेकंड वाला टॉपिक क्या है हमारे पास है, जब हमको एक प्लेन दे रखा है, इस प्लेन पर पे एक पॉइंट पता है हमको, और इससे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो मैं उसको परपेंडिकुलर या नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज को एन वेक्टर बोल देता हूँ। और तीसरा वाला हम करेंगे जब मेरे को इस प्लेन के ऊपर 1, 2 और 3 पॉइंट्स पता होंगे, तो इन तीन तरीके से हम इक्वेशंस को कैलकुलेट करेंगे। अब ये वाला जो हमने कल करा था, इसका एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। छोटा सा रिव्यू क्या हमने देखा, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है हमारे पास में, जैसे ये एक पॉइंट है आर वेक्टर, आ रही है बस समझ में। तो यहाँ से आर वेक्टर, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इसको पी बोल दिया, इसको एन बोल दिया। तो ये हमारे पास में ओ एन वेक्टर था, ये हमारे पास में ओ पी वेक्टर था, और आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, और नो डाउट ये परपेंडिकुलर है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, फिर परपेंडिकुलर से लगाया। तो आर वेक्टर डॉट ऑफ किसके साथ में, आर वेक्टर का डॉट किसके साथ में, ओ एन वेक्टर के साथ में, कितना निकल के आ जाना हमारे पास में, 0। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारे पास में आर वेक्टर इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ n यूनिट वेक्टर डॉट ऑफ d। यही था हमारे पास में n यूनिट वेक्टर डॉट ऑफ d, हाँ कि ना। r वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर, डॉट इधर पे था, r डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल टू d। ये हमारे पास में आंसर आया था। ये किस फॉर्म में होगा था हमारे पास में, वेक्टर फॉर्म में। और जब हम बात करेंगे किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, आर वेक्टर को रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा lx प्लस में my प्लस में nz इज इक्वल्स टू d। अब इसमें जो पॉइंट हमको ध्यान रखना है, वो पॉइंट क्या ध्यान रखना है, L, M और N, ये तीनों क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, और D होगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन अगर हम L, M, N तीनों डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो से रिप्लेस कर देंगे, तो उस वाले केस के अंदर डायरेक्शन कोसाइन को जब हम डायरेक्शन रेशियो से रिप्लेस कर देंगे, तो उस केस के अंदर ये जो D होगा वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होगा, उस केस में हमको बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर तुमको दे दिया 2x + 3y + 4z - 3 = 0, और मैंने बोला है फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। तो क्या पता चल जाएगा एक झटके में तुमको, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आर 2, 3 एंड 4। फिर दूसरा बोलेंगे कोई, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, 2/√2² 3² 4², 3/√2² 3² 4², और 4/√this। तो these are the direction cosines of the normal। फिर तीसरा वाला जो पॉइंट इसके अंदर आएगा वो होगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इसमें निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस में। तो इसका तो हमको पता है 2/√29x 3/√29y, यही हो जाएगा ना। 4 + 9 मतलब 13, तो 16 + 13 मतलब √29। 4/√29z = 3/√29। जब x y z के आगे डायरेक्शन कोसाइंस लिखे होंगे तो उस केस में ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और जब डायरेक्शन रेशियोज होंगे तब ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होगा। यही की पॉइंट बस पहली इक्वेशन में हमको समझना है। ये वाली बात सबको समझ में आ गई है, फटाफट से इसको, वैसे कल तुमने लिख लिया था जस्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कल हमने देखा था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक लाइन और एक प्लेन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस पे थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं अभी, ठीक है। एक लाइन और प्लेन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देख लो जरा, ये मेरे पास में एक लाइन है, ठीक है। लाइन है x - 2, ठीक है। देखो अगर मेरे को दो लाइन दे रखी, इसकी इक्वेशन है a1x + b1y प्लस में c1 = 0, और दूसरी है a2x + b2y प्लस में c2 = 0। ये दोनों लाइनें हैं मेरे पास में। अगर मेरे को इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना है तो क्या करूंगा, आई विल यूज आइदर एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सब मैं यूज करूंगा।
लेकिन अगर मुझे यहाँ पर जैसे दो लाइंस दे रखे और 2D में दे रखे हैं तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। लेकिन अगर मेरे को एक लाइन जो कि 3D में दी गई है और एक प्लेन है, और एक जो प्लेन है वो किस में दे रखा है, मेरे को एक प्लेन दे रखा है किसके अंदर, अ प्लेन इज 3D में प्लेन दिया और 3D में लाइन दी है। अरे बस में तो अगर 3D में प्लेन और 3D में लाइन दिया गया है तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पे ये वाला एक क्वेश्चन, ठीक है, सब लोग लिखो जरा एक ये वाला पॉइंट। इन केस ऑफ perpendicular drawn from the origin, equation of this foot of the perpendicular, ये जो foot of the perpendicular from the origin निकालना रहता है, इसमें बेसिकली हम एक लाइन और किसको सॉल्व करते हैं, प्लेन को सॉल्व करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरा और देखता हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस परपेंडिकुलर टू दिस। मैं एक लाइन और प्लेन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन मिल जाए बस। coordinate from this process, find the coordinate of point where line this and line through this। हाँ लिखो find the coordinate, जल्दी से लिखो ये वाला पॉइंट। आप जल्दी से लिख लो, ये वाला क्वेश्चन लिख लो, है ना। find the coordinate of the point, find the coordinate of the point where the line passing through 3, -4, -5 and 2, -3 and 1। ठीक है, find the coordinate of a point where the line through 3, -4, -5 and 2, -3, 1, ठीक है, crosses the plane 2x plus y plus z equal to 7। मतलब यहाँ पर तुमको क्या सॉल्व करना है, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करना है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि इससे इन दोनों पॉइंटों से पास हो रही है और यहाँ पर वो इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। आ रही बात समझ में, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये पॉइंट को जरा ध्यान से समझ लो, बहुत काम का पॉइंट है। लाइन और प्लेन को सॉल्व करना है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और बात बता दूं, मैं 3D में सारे टाइप के एंगल्स के क्वेश्चन है वो हट चुके हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस भी हट चुका है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स भी हट चुका है, एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन जो अभी हम आगे पढ़ने वाले वो भी हट चुका है। तो एंगल्स पे तुमको फोकस नहीं करना है। अब इन दोनों को सॉल्व, तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट से जो मेरे पास में लाइन पास होगी उसकी इक्वेशन तो मुझे पता है, x - x1 = x2 - x1, y - y1 = y2 - y1, z - z1 अपॉन में z2 - z1, यही होती है। और इसको मैं किसके बराबर मान लूं, एक k या लैम्डा के बराबर, यही होती है। अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, ये मेरे पास में क्या है, x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। तो x -3 और 2 -3 मतलब -1, y +4 -3 +4 और z +5 1 +5, आखिर ना ये हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा मेरे पास में x -3 अपॉन -1, y +4 अपॉन में 1, z +5 अपॉन में 6। आ रही है बात समझ में। अब मैं इसको किसके बराबर कर दूं, ये मेरे पास में इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको k के बराबर। अब देखना कैसे सॉल्व करते हैं। ये लाइन की इक्वेशन है और ये प्लेन है। यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करो k के टर्म्स में, तो क्या आ जाएगा, x -3 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू k। तो x इज इक्वल्स टू -k + 3। किसी को बाउंस तो नहीं हुआ, इसको और इसको मैंने इक्वेट कर दिया। दूसरे के अंदर y +4 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू k, तो y इज इक्वल्स टू k - 4, ये आ गई मेरे पास y की वैल्यू। सिमिलरली जब मैं z निकालूंगा तो z +5 अपॉन में 6 इक्वल टू k, तो z इज इक्वल्स टू 6k - 5, x y और z। अरे बस अब मेरे पास x भी है, y भी है और z भी है। अब ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने k के टर्म्स में निकाल लिए हैं, ध्यान से सुनना, एक लाइन और प्लेन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने k के टर्म्स में निकाल लिए, इन x y z, इन सभी को उठा करके किसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, प्लेन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। अरे बात समझ, किसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास में, k की वैल्यू। और उस k की वैल्यू को जब यहाँ रख दोगे
तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्विंग अ लाइन एंड अ प्लेन, इसलिए मैं इसके ऊपर इतना फोकस हो रहा हूँ। हमारे पास में तो अब यहाँ पर पे 2x है, तो x की जगह कितना रखूंगा -k+3, y की जगह कितना रखूंगा मैं k-4, z की जगह रखूंगा 6k -5। हमारे पास में 6k -5 = 7, ये हो गया मेरे पास। अब -2k + 6 k -4 6k -5 = 7, तो -2 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 -2 मतलब 5k, 6 में से 4 गए 2, 2 - 5 मतलब -3, और उधर जाके कितना हो जाएगा ये 10, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आई 2। अब इस k की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे आंखों के सामने आ जाएंगे। तो अब फटाफट k = 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 + 2, तो x = 1, y = 2 - 4, तो y = -2, z = k, तो 12 - 5, तो z = 7। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ this line which is passing through this point and this plane is 1, -2 and -7 is the answer। किसी को भी बाउंस तो नहीं हुआ, अच्छे से पॉइंट समझ आ गया। हाउ टू सॉल्व, है ना, इसकी हेडिंग डाल देता हूं, सॉल्विंग अ लाइन एंड अ प्लेन। अरे बस सॉल्विंग अ लाइन एंड अ प्लेन, ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेकंड डिस्कशन करते हैं। सेकंड इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या निकालेंगे अभी हम, इक्वेशन ऑफ प्लेन ही निकालेंगे। और किस कंडीशन के अंदर निकालेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, मतलब प्लेन की ही इक्वेशन निकालेंगे, पर किस कंडीशन में निकालेंगे, व्हेन अ पॉइंट ऑन अ प्लेन is given and direction ratio of normal, है ना। एक पॉइंट दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो दे रखा है नॉर्मल का। इसका क्या मतलब हुआ, यहां से ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ये y हो गया, ये x हो गया, ये z हो गया। तो ये मेरे पास में कोई भी एक प्लेन है, इस प्लेन को ऐसे बनाने के लिए यहाँ से u बना लो, तो क्या है वो ज्यादा अच्छे से पता चलता है, ये प्लेन है। तो मेरे को इसके डायरेक्शन रेशियो दी है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के दिए, तो मैं उसको क्या मान लेता हूँ n वेक्टर। इसकी तो पिक्चर खत्म हो गई। अब इसके ऊपर एक पॉइंट मेरे को गिवन है, आ रही बात समझ में, तो उस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ a वेक्टर। ये फिक्स पॉइंट है, ये मेरे पास फिक्स पॉइंट है, उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मेरे को गिवन है, आ रही बात समझ में। और यहाँ से वही एक अपने को रैंडम पॉइंट तो मानना ही पड़ता है, जिसको मैं r वेक्टर बोल देता हूँ। अरे बस r वेक्टर मतलब वही x y z, जिसके टर्म्स में हम इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसको o, इसको a और इसको p बोल देता हूँ। अरे बस तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ से u ज्वाइन कर देंगे, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल, इसको यहाँ से u ज्वाइन कर लो, इसको यहाँ से u ज्वाइन कर लो। अरे बस समझ में। अब ध्यान से देखो जरा, ये प्लेन के ऊपर ये दोनों पॉइंट्स हैं, कौन से, pa और मतलब सॉरी, ये जो पॉइंट है OP वेक्टर और OA वेक्टर दोनों इस प्लेन पर पे, इस बुक से समझाता हूं मैं, ठीक है। देखो P और A है ना, पॉइंट P भी इधर है, A भी इधर है। तो अगर मैं ये PA वेक्टर बना लूं, क्या बना लूं मैं, PA वेक्टर, और इसके डायरेक्शन रेशियो उसके नॉर्मल, वो तो हमको गिवन है। तो PA वेक्टर और डायरेक्शन रेशियो उसके नॉर्मल, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। और अगर दो के जो 90 डिग्री का एंगल हुआ, तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा 0। आ रही है बात समझ में। तो कुल मिलाकर जब मैं इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालूंगा, क्या निकालूंगा, वेक्टर इक्वेशन, तो उसमें बस क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ AP वेक्टर। तो AP वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास में, R वेक्टर माइनस A वेक्टर। और दूसरा क्या है मेरे पास में, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। क्या दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, और जो क्या दे रखा है मुझे, n वेक्टर। अब बताओ AP वेक्टर और n वेक्टर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे प्लेन पर पे, तो ये रहा AP वेक्टर और ये डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के, है ना।
तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, AP वेक्टर डॉट N वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 डॉट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। आगे बस डॉट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। अब AP वेक्टर क्या था मेरे पास में, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, और ये क्या था मेरे पास में N वेक्टर, तो इसका प्रोडक्ट कितना आया, 0। तो ये क्या निकल के आ गया बेसिकली मेरे पास में, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। ये क्या आ गया मेरे पास है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट A वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल हमको गिवन है। अब बारी आती है क्या निकालने की इसकी, अब बारी आती है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। डॉट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। चलो अब ये तो हो गई इसकी वेक्टर इक्वेशन। अब निकाल लेते हैं हम इसकी कौन सी इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये हम निकालते हैं इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। अब देखो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या करना है, नो डाउट सबसे पहले बारी आती है ओपी वेक्टर को डिफाइन करने की। तो ओपी नो डाउट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई और जेड। तो ओपी वेक्टर विल बी एक्स आई वाई जे प्लस में जेड। ये हो गया मेरे पास में ओपी वेक्टर। अब अगली बारी आती है ओ ए वेक्टर निकालने की। तो फिक्स पॉइंट है ना, ए फिक्स पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x1 y1 z1। तो x1 ये क्या हो जाएगा, x1 i y1 j और z1 k यूनिट वेक्टर। अरे बस ये ओपी वेक्टर हो गया, ये मेरे पास में ओ ए वेक्टर हो गया। अब नेक्स्ट n वेक्टर है। तो n वेक्टर के मैं n वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। तो मैं इसको लिख देता हूँ a i, है ना, इसके डायरेक्शन रेशियोस क्या होंगे, a b c, हाँ कि ना, वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन रेशियोस होंगे। अगर यूनिट वेक्टर होता तो यही एबीसी क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये हो जाएगा ए आई डी जे और सी के, हाँ कि ना। अब इन तीनों को उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ये क्या था मेरे पास, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास में, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के माइनस में x1i y1j और z1 के, ये हो गया। और फिर डॉट ऑफ ai प्लस bj प्लस में ck इज इक्वल्स टू 0। ये वाला पॉइंट इतना सबको क्लियर है, से यस और नो। चलो अब देखो इसके अंदर यहां पर x माइनस ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, x माइनस x1i, फिर उसके बाद में हो जाएगा y माइनस y1j, फिर हो जाएगा z माइनस z1 ऑफ k यूनिट वेक्टर। ये हो गया। अब इसका डॉट किसके साथ लेना है हमको, ai bj और ck के साथ में लेना, इक्वल टू 0। अब फटाफट इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा डॉट ए एक्स माइनस x1 b y माइनस y1 और c z माइनस में z1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया बेसिकली, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द नॉर्मल आर a b एंड c। तो ये थी वेक्टर इक्वेशन और ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन। क्या ये पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर हो गया, से यस और नो? यस सर। चलो तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा बेसिकली इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो जब हमको इसके ऊपर एक फिक्स पॉइंट दे रखा होगा और जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो दिए होंगे, तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर ये हो जाएगी वेक्टर इक्वेशन और ये क्या हो जाएगी उसकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो इसी के साथ में हमने पार्ट 2 जिसमें सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन है वो डील किया है, प्लस इसके अंदर कैसे हम लाइन और उसको सॉल्व करेंगे, लाइन और एक प्लेन को सॉल्व करेंगे वो हमने किया है। तो इसी के साथ में पार्ट 2 ऑफ दिस इज कंप्लीटेड। स्टे होम, स्टे सेफ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।